इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ, इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिना किसी को बदलने के विचार लिए हम खुद को बदलने की शुरुआत से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नए बदलाव के साथ हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और उसी से हमारी शुरुआत रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेलो एल्केन और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनिक में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमें लर्न करने हैं, जहां तक हमें एंड पॉइंट तक जो है सीखने हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे, अगर उनके बारे में जान लिया जाए तो मैं भी अपने सामने जितने भी चैप्टर्स होंगे वो थोड़े इजीली होंगे। देखो जरा, अगर हम बात करें अपने पास चैप्टर फर्स्ट से, तो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, जो आपके पास RX, X मीन्स हैलाइड्स, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैं। ठीक है जी। दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ एरोमेटिक हो सकता है ना, इसकी जगह क्या हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि एरोमेटिक में ये हो सकता है आपके पास, यहाँ बेंजीन रिंग ले लो, या तो ये हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है। ठीक है जी। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बॉन्ड नेचर की बात करनी है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, R पे लगा है OH, यस, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी दो कंडीशंस बनती है, R के साथ एलिफेटिक है कि एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक होता है तो फिनोल हो जाता है, तो इसकी नेचर हो जाएगी यस। दूसरी बात करते हैं अपन, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी बात कर लो। RC डबल बॉन्ड OH, इसकी बात कर लो। RC, चलिए इससे पहले हम एक और बीच में लिख देते हैं, वो कौन है, R को ले आते हैं ना पहले, यानी कि कीटोन। RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ H है फिर R ले आए, फिर आगे RC डबल बॉन्ड OH, और फिर आगे RC डबल बॉन्ड OR, है ना। और फिर इधर आगे हम, इधर स्पेस नहीं है तो इधर ले आते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, और इससे पहले अगर अपन बात करें तो अपने पास हो जाएगा RNH2। ये कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स के अंदर कवर करना है। हालांकि हम हायर लेवल की बात करेंगे और ज्यादा तो फिर और कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमें कंपाउंड जो मिलते हैं ये है, इन्हें हमें पढ़ना है, स्टडी करनी है। अब हमें यहाँ समझना क्या है, हमें समझना है इन कंपाउंड्स की बॉन्ड नेचर्स। जैसे कि ये वो कंपाउंड है तो यहाँ हेलोजन है, मैं कुछ भी हेलोजन पुट कर देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी आप पुट करना चाहो वो कर दो यहाँ पर हेलाइड से। तो मैं भी, अगर आप समझ गए हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कोई भी आ सकता है, तो आप X रख सकते हो। यहाँ ये है। अब आपको ये क्या है, कार्बन चेन है, ये तो सिंपल कार्बन चेन है। अब आपको समझना क्या है, देखो यहाँ अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहाँ कार्बन की बात करूं, तो इसका नेचर कैसा होगा इस कार्बन के साथ, है ना, कैसा नेचर होगा, यहाँ है तो इसका नेचर कैसा होगा इसके साथ। तो आपके पास यहाँ कई बच्चे बोलेंगे जरूर, सर इसके पास भी लोन पेयर है, यस बिल्कुल लोन पेयर है। सर इसके पास भी लोन पेयर है, यस बिल्कुल लोन पेयर है। इसके पास तो 3 लोन पेयर है, यस। तो इस पे ध्यान रखना, यहाँ पर जो पोजीशन है वो +M के साथ साथ -I भी है, सेम यहाँ पर है, यहाँ +M के साथ साथ -I है, लेकिन यहाँ +M के कंपैरिजन में -I जो है प्रीडोमिनेंट करता है, और यहाँ -I के कंपैरिजन में +M प्रीडोमिनेंट करता है। अगर यहाँ वैकेंट कोई ऑर्बिटल है तो, यहाँ पे भी वैकेंट है तो +M होगा, अदरवाइज तो -I ही होगा। यहाँ पे भी वैकेंट है तो +M होगा, अदरवाइज -I होगा। यहाँ भी +M होगा, अदरवाइज -I होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके इस
इसमें और इसमें पोजीशन क्या है कि अगर सर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, यानी कि आपके पास ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो तीनों की सिचुएशन क्या बन गई है? तीनों की सिचुएशन देखोगे तो आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कहां करेगा? यहां। कहां करेगा? यहां। कहां करेगा? यहां। कुछ बात समझ में आई? इन तीनों कंपाउंड्स की अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी क्या है? यहां इस कार्बन पर है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, खाली ऑर्बिटल नहीं है तो आप समझ गए होंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो। अच्छा, यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या है? ये कार्बोनिल है, की पॉइंट ये है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक है। विड्रॉल करेगा तो किस तरफ जाएगा? ऑक्सीजन उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस है, इस पे कंप्लीटली प्लस है ना। डेल माइनस और डेल प्लस ये हो जाएगा। यहाँ पार्शियली, यहाँ पर भी। अब वैसे भी देखोगे तो पार्शियली, क्योंकि वो वापस से इस पे डिलोकलाइज होता रह रहा है, यानी डिलोकलाइजेशन तो नहीं, अपन कह सकते हो रेजोनेंस कर सकता है। इस पे रेजोनेंस है, डिलोकलाइजेशन। एक वेरी गुड। यहां पर देखो तो यहां पर भी सर सेम सिचुएशन है, ऐसा ही है। यहां आर है, यहां एच है। दोनों के कंपैरिजन में देखोगे तो ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे कि सर सेम सिचुएशन है कार्बोनिल की, यानी कि कार्बोनिल से जुड़े जो कार्बन है उस पे जो इलेक्ट्रोफाइल टेंडेंसीज है, इलेक्ट्रोफाइल टेंडेंसी समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोफाइल टेंडेंसी है ना, वो सबसे ज्यादा इन दोनों में कंपेयर करो आपस में तो किसमें ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी। इसमें क्यों कम हुई? क्योंकि लगा हुआ ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का काम कर रहा है, यानी प्लस आई का काम कर रहा है, तो पार्शियली पॉजिटिव को कम कर देगा। और ज्यादातर पार्शियल पॉजिटिव किसके पास है? इसके पास। तो इन दोनों के कंपैरिजन में रिएक्ट कौन किस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली बढ़िया तरीके से अटैक किस पे करेगा? इस पे, एज कंपेयर टू। क्या मेरी बात समझ आई? अगर ये समझ आ गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिए। इधर देखिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? यहां। इसके और इसके दोनों के कंपैरिजन में इस पे यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्शियली पॉजिटिव यानी न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ कम है। क्योंकि कौन कम कर रहा है? ये कम कर रहा है। आ जाइए सेम सिचुएशन यहां पर देखते हैं। सर यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी कार्बोनिल है, कार्बोनिल है। अगर ये विड्रॉल करेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। वेरी गुड। लेकिन सर यहाँ दूसरी टेंडेंसी है, क्योंकि खाली टेंडेंसी है। अगर यहाँ प्लस आता है, अगर यहाँ प्लस आता है, कंप्लीटली शिफ्ट होता है और यहाँ कंप्लीटली प्लस आता है तो ये जंप कर जाएगा, मामला गड़बड़ आ गया। यहाँ ऐसा नहीं था, यस, ये यहाँ पे जंप कर गया तो वापिस से क्या हो गया? इसका जो पार्ट यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है, डेफिशिएंसी, उसको ये कम कर देगा। सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऐसा, और इस पे जो लोन पेयर है वो जंप कर जाएगा, तो ये पॉजिटिविटी यानी ओवरऑल तो क्या होगी? पॉजिटिविटी को कम कर दे रहा है। अब डिपेंड सिर्फ ये है कि इन दोनों में से जल्दी कौन यहाँ अटैक करता है। अब कोई ये सोच रहा हो कि सर यहाँ भी ऑक्सीजन है, यस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यस, वेरी गुड, और ऑक्सीजन है तो इस दोनों से डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते, तो आर से डिस्टिंग्विश और एच से डिस्टिंग्विश करते हैं। क्योंकि आपने जस्ट बोला है आर क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये एच नहीं करता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आर जो है आपको प्लस आई इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ऑक्सीजन जल्दी इधर डोनेट करेगा, जल्दी इधर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब इस पे अटैक करेगा। अब हो गई गड़बड़। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में यहाँ पर जो टेंडेंसी है वो कौन सी है? sp3 है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। यहाँ पर भी कौन सा है? sp3 है। अब sp3 है तो यहाँ पर जो r है और यहाँ पर जो h है, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है ये, तो यहाँ पर क्या होता है? टेंडेंसी ये टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा। जो यहाँ पर लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है, लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा टिल्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बल्की ग्रुप की वजह से, किसके? एल्काइल के बल्की ग्रुप की वजह से कैसा हो गया? थोड़ा सा
टिल्ट हो गया, इसके पैरेलल में नहीं है, जबकि कम टिल्ट है, इतना टिल्ट नहीं है, और ये कैसा नजर आता है, इसके पैरेलल में, और इसके पैरेलल में है तो हम जानते हैं रेजोनेंस पैरेलल में ही होता है। कॉन्जुगेशन के कैसे हो, ऐसे इस तरह से पैरेलल हो तो कॉन्जुगेशन हो पाता है, और कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू इसके। तो यहां पर पॉजिटिविटी किसके बढ़ जाती है, इसकी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू इसकी। ध्यान से समझ में आ गई, तो अटैक इस पे ज्यादा होगा, और फिर अटैक होने के बाद ये लीव कर जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। वेरी गुड। सेम सिचुएशन यहाँ है, यहाँ पर अटैक, यहाँ तो ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे करेगा, तो आपके पास यहाँ पर भी पोजीशन तो दोनों की फिक्स है, बस हम तो कंपेयर करवा रहे थे कि इन दोनों में से, ये दोनों सेम दिख रहे थे, इन दोनों में से कौन होगा, ये कंडीशन है। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपकी पोजीशन न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पॉजिटिविटी आएगी वहीं तो अटैक करेगा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पॉजिटिविटी अटैक करता है। तो ये तो एक नॉर्मल सिंपल सी हमने पोजीशन बताई है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है या कहाँ कहाँ अटैक करता है, वो बताई है। आगे क्या होगा, कैसे निकलेंगे, कब कब अटैक नहीं होगा, कब कब अटैक होगा, कब अलग पोजीशन पे अटैक होता है, ये सारी जो बात है वो उसके पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ इसमें नॉर्मली आपको मोटा मोटा एक तौर तरीका बताया है, जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या सिचुएशंस होती है, कम से कम एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब आप इन चीजों को पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी के रिएजेंट के चैप्टर में भी देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कितना इजी होगा, कितना टफ होगा, ये सारी बातें आपको समझ आ जाती है। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोराहाइड्राइड है, तो सोडियम बोराहाइड्राइड कितनों का कर पाता है रिडक्शन और कितनों का नहीं कर पाता, ये बात समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आप बात करते हैं हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए फिर रफ करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो कि हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में अपने पास दो चीजें होती है, उन पे हम बात करेंगे ना। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की भी हम साथ ही बात कर लेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप है, अगर मान लीजिए कि एलिफेटिक है तो वो, और एरोमेटिक में हम ले दे के घूम फिर के अगर बात ही करते हैं तो हम बेंजीन रिंग पर अटैच करके ही करते हैं। हालांकि हम यहाँ एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स अकेला बेंजीन ही नहीं है, और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, ना ना ना, बेंजीन एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन नहीं है, बेंजीन एक एरोमेटिक है। और एरोमेटिक पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। और हकल रूल क्या होता है आपको पता होगा ही नहीं, है ना। कई सारों को हकल रूल नहीं पता, क्योंकि 11th में हमने पढ़ा है, तो भूल भाल गए। तो हकल रूल क्या है आपके पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें n एक नंबर है अपने पास, होल नंबर, उसको हम पुट करते हैं। जो जो वैल्यूज आती है, अगर इस फॉर्मूले के थ्रू जो वैल्यूज आएगी वो हकल रूल को फॉलो करेगी, और प्लेनर होना चाहिए, इट शुड बी प्लेनर, है ना। तो वो प्लेनर है तो उसमें डीलोकलाइजेशन कंडीशंस भी होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो एरोमेटिक होगा। कितना एरोमेटिक होगा और डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड करती है। चलिए, तो एरोमेटिसिटी में इनमें आप लोगों ने ये चीज देख ली होगी, है ना। 11th क्लास में सारी चीजें जीओसी है, और जीओसी का छोटा मोटा जीओसी का हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट्स का जो चैप्टर है वो तो हमने एक तरफ जीओसी चल रही है अपनी, और उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट्स, रेजोनेंस, ये चीजें चल रही है। तो उसमें जो मेन रोल प्ले होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। रेजोनेंस भी चल रहा है लगभग, वो भी कंप्लीट हो गया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है ना। देखो जरा, हम बात कर लेते हैं अपन हेलो एल्केन पे, और हेलो एल्केन में फर्स्ट हमारे पास है RX, हेलो एल्केन। थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में दो चार बात है जिसे हम
बात कर लेते हैं, इससे तवज्जो देनी पड़ेगी इसको ना। कौन कौन से कंपाउंड से जनरली जो हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। देखो हम बात करें अगर हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन से बने हुए कंपाउंड्स जो है वो कहाँ कहाँ काम आते हैं, कौन कौन से हैं, जनरली वो आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम अपने ही से ही बात कर लेते हैं, है ना। आयोडीन का बना हुआ कंपाउंड जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, जो भी स्पेलिंग देख लेना, थायरोक्सिन है। और थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से, थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है? गोइटर। कौन सा होता है? गोइटर डिजीज होता है ना। तो थायरोक्सिन हार्मोन से गोइटर रोग होता है। और इसमें जो कौन सा हैलाइड होता है? आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन में गोइटर आपको इसकी डेफिशिएंसी से, थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? गोइटर। और ये इसमें कौन सा हेलो एल्केन होता है? हेलोजन होती है आयोडीन। नंबर सेकंड, हाँ, क्लोरएम्फेनिकोल। ये क्लोरएम्फेनिकोल ड्रग्स है जो किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, है ना, टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर जो है, जिसे टाइफाइड अपन बोलते हैं, उसमें काम आती है, उसके ट्रीटमेंट में। टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में क्या होती है? ये काम आती है। कौन सी काम आती है? क्लोरोएम्फेनिकोल। तो आप आराम से कभी भी अगर टाइफाइड डिजीज होती है, बुखार जिसे हम कहते हैं, अपने देसी लैंग्वेज की बात करें, टाइफाइड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप बुखार का ना। बुखार का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो टाइफाइड होता है, जिसमें बहुत सारे आप कह सकते हो कि आपको जो है मलेरिया और पीलिया इस तरह की जो है सब कुछ हो गया हो, कमजोरी सी आ गई, प्लेटलेट्स डाउन हो गए, ये जितनी भी चीजें होती है तो हम उसको बिगड़ा हुआ रूप, बुखार का बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइफाइड डिजीज या टाइफाइड फीवर। और उसी के लिए यूज के लिए हम कौन सा डॉक्टर लिखता है? क्लोरोएम्फेनिकोल। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। क्लोरोक्विनोन। ये क्लोरोक्विनोन है, ये भी आपके लिए ड्रग्स है। और इस ड्रग के लिए हम बात करें तो क्लोरोक्विनोन किसमें यूज होती है? आपके फीवर में। और कौन सा फीवर होता है आपके लिए? मलेरिया, जिसे अपन बोलते हैं ना, मलेरिया। तो ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। कुनेन वगैरह आपने सुनी होगी, मलेरिया में कुनेन वगैरह का यूज करते हैं, वही चीजें है ना। तो ये मलेरिया में कौन सी होती है? क्लोरोक्विनोन। और फोर्थ नंबर पे आप बोल सकते हो हेलोथेन। और ये एनास्थेटिक है, एनास्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी यूज किया जाता है। जब कोई सर्जरी वर्जरी करनी होती है ना, तो हम किसका यूज करते हैं? हेलोथेन का यूज करते हैं। और भी है, बाकी हेलोथेन का भी हम यूज करते हैं। तो वो किसके लिए? ये एक एनास्थेटिक है, मतलब आप यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहते हो तो क्या कर दोगे? इसका इंजेक्शन लगा दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहां पर पूरा सुन्न हो जाएगा। तो ये आपका ये है, तो ये एनास्थेटिक है। तो आप बोल सकते हो एनास्थेटिक
ड्रग्स है एक तरह की, है ना, एनास्थेटिक ड्रग्स है। तो ये एनास्थेटिक है जिसमें आप जो है ड्यूरिंग द सर्जरी यूज करते हो। तो आई होप कि ये जनरली आपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन में चीजें समझ ली है कि क्या क्या है ना। तो छोटी मोटी स्पेलिंग होगी तो वो देखते रहना जो भी है, पर आपको ये ड्रग्स है तो मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो किस किस में काम आते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार नोट कर लीजिए। तो अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की है, तो देखो जरा। अच्छा हाँ, हम यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मेट लिखते हैं कि आपको ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स है ना वो लर्न कैसे कर रहे हैं, मतलब कम से कम आपको एक जो फॉर्मेट है चैप्टर का वो अपने दिमाग में रखना है। चैप्टर का फॉर्मेट क्या होगा आपके पास, जितने भी चैप्टर्स है आपके पास उन सब चैप्टर का एक फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या है, एक होगा आपके पास, सबसे पहले बात करेगा हर चैप्टर में, वो है इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद उसका जो है वो आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। और उसके बाद आ जाएगा आपका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के बाद आ जाएगा आपका नेचर ऑफ बॉन्ड, जो कंपाउंड आप पढ़ रहे हो उसके नेचर की बॉन्ड की बात कर रहा है। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका प्रिपरेशन मेथड आ जाएगा। और नंबर 6 पे आ जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नंबर 7 पे आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी वही केमिकल रिएक्शन सारी की सारी इसमें आ गई। और 8 नंबर पे आ जाएगा आपका यूजेस। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, हर चैप्टर में यूज होगा, उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, क्लासिफिकेशंस होगा, उसका नोमेनक्लेचर होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड के साथ। तो मेन आपके लिए जो काम की है सबसे ज्यादा वो है प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस। तो आपके यहाँ पे भी रिएक्शंस पढ़नी है प्रिपरेशन मेथड में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको रिएक्शंस ही पढ़नी है। यहाँ पर क्या पता रहेगा हमें, सर हमें प्रिपरेशन मेथड में ये पता है कि जो आप जो बनाना चाहते हो, जैसे हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा प्रिपरेशन मेथड में कि हमें टारगेट हमारा ये है, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा इसकी रिएक्शंस में यही बनेगा, और इधर जो भी लेना चाहोगे वो लेके ये बनाना है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट फिक्स होगा कि आपको हेलो एल्केन लेके इधर जो भी बनाना है वो बना सकते हो। तो आपको जो यहां लिया था और ये बनाया था, जो आपने यहां लिया था और ये बनाया था, है ना, वो यहां जो भी लिया होगा उसकी केमिकल, उस चैप्टर की केमिकल रिएक्शन में पढ़ने को मिलेगी। और जो आप हेलो एल्केन लेके यहां जो भी बनेगा वो इस वाले कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड में इन रिएक्शन, यानी कि एक्सचेंजेबल है सब की सब। इधर की रिएक्शन उस चैप्टर में, ये इसमें से जो रिएक्शंस पढ़ोगे ना वो आपको फर्दर अलग अगले आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपके लिए बहुत कम रिएक्शंस हो जाएगी। अगर आप हर पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाएगी। आपके पास 150 मोर देन 150 भी से भी ज्यादा आपके पास रिएक्शंस होगी, टोटल 200 के अप्रॉक्स में रिएक्शंस हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से सोचोगे तो आपके पास 60-70 रिएक्शंस टोटल चैप्टर्स में निकल के ही आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझनी है। अगर आपको रिएक्शंस कम करनी है तो आपको समझ के चलना है कि हमने जो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में पढ़ी है वो किसी ना किसी के केमिकल में मिलेगी, और जो हेलो एल्केन के केमिकल में पढ़ी है वो किसी ना किसी के प्रिपरेशन में, है ना। इसके केमिकल में जो पढ़ोगे वो किसी ना किसी के प्रिपरेशन में देखने को मिलेगी, और इसके प्रिपरेशन में जो पढ़ रहे हो वो किसी ना किसी के केमिकल में देखने को मिलेगी, है ना। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। तो वापस आते हैं अपन अपनी बात पे।
ये तो फॉर्मेट है, इसको तो चलिए करते हैं बात। आ जाओ जी सेकंड नंबर, इंट्रोडक्शन हो ही गया अपना। फर्स्ट क्या हो गया? इंट्रोडक्शन में हमने बातें समझ ली थी और वो खत्म हो गया। सेकंड अपना आता है, वो क्या है? नंबर 2, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना? हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन से। तो चलिए हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशंस में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है ये, ए नंबर डाल देता हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के कितने नंबर से, उनके बेसिस पर, है ना? तो नंबर फर्स्ट आ गया इसमें आपका ये, और इसको क्या होगा आपका? मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब वन, हेलो एल्केन, हेलोजन जो है वो एक ही हो, मात्र एक हो पूरी कार्बन चेन में। जैसे कि आपने इसकी बात कर लो, CH3 CH2 और ये Cl, तो आपके पास सिर्फ ये एक हेलोजन हो और कुछ नहीं। पूरी कार्बन चेन में कितनी हेलोजन हो? एक सिंगल हेलोजन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। यस, नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कि इसका नेम क्या होगा। देखो वैसे तो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ हल्का सा एक बार, फिर नोमेनक्लेचर में भी डिस्कशन करेंगे। इसके दो तरीके से नेम होंगे और एक का होगा आपका आईयूपीएक में क्या है कि हेलोजन जो है, अपने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने हेलोजन का क्या नहीं मिलता, हमें सफिक्स नहीं मिलता, उसका प्रीफिक्स मिलता है, और वो कौन होता है? हेलो। तो इसका क्या हो जाएगा? हेलो इथेन। क्या हो गया? हेलो, सॉरी, तो हेलो में कौन है आपके अपने पास? क्लोरीन है ना, तो क्लोरो, है ना? ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या है? क्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएक नेम है, क्लोरो इथेन। ठीक है, आगे इसका कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? अब कॉमन नेम में क्या होता है? देखो, आपने आईयूपीएक नेम में इसको तवज्जो दी, इसको आगे लिया, किसको? क्लोरो को। और कॉमन नेम है ना? कॉमन नेम है, या फिर आप ऐसे देखो, आईयूपीएक में हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स को तवज्जो देते हैं। इसके तो सफिक्स है नहीं, तो हम एल्केन को ही दिए। और अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में इसको तवज्जो दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। तो क्लोराइड की फॉर्म में लिखना पड़ रहा है हमें ये कॉमन नेम में, ठीक है ना जी? ये समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड पर। बाकी इसका जो डीपली है वो हम किस में समझेंगे? नोमेनक्लेचर पॉइंट में। आ जाइए, हम बात करते हैं डाई, है ना? तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो हम क्या बात कर रहे हैं? डाई हेलो एल्केन मतलब आपके पास क्या है? 2 हेलोजन्स हैं, है ना? क्या है? 2 हेलोजन्स है। एक यहां लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, यहां लगा दो, यहां एक और लगा दो, या फिर यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, जो मर्जी पड़े आप वैसा लगा सकते हो। ऐसा भी लगा सकते हो और आप ऐसा भी लगा सकते हो, ये, है ना? ऐसा भी लगा सकते हो। अब हम इसमें तुम्हें 2 बात समझाना चाहते हैं कि अगर ऐसे लगा दिए और या ऐसे लगा दिए तो इनको क्या बोलते हैं, है ना? ये डाई है, लेकिन डाई में भी कहानी है। क्या कहानी है?
हम चाहे तो सेपरेट पढ़ सकते हैं, चाहे तो यहां पढ़ सकते हैं, पर मैं यही बता देता हूं इसकी कहानी। अगर इफ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर बॉन्डेड अ सेम कार्बन एटम या सेम पोजीशन, किसी पे जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन ही, कहीं पे भी सेम पोजीशन पर, दोनों की पोजीशन बॉन्डेड पोजीशन क्या है, सेम है, तो हम क्या कह रहे हैं कि टू फंक्शनल ग्रुप आर बॉन्डेड अ सेम पोजीशन आर कॉल्ड जेमिनल। क्या है ये, जेमिनल क्लोराइड, जेमिनल क्लोराइड। तो ये जेमिनल है ना, ये क्या है, जेमिनल है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास एडजेसेंट बिल्कुल पड़ोसी पे लगे हों, एक यहां तो बिल्कुल दूसरा यहां, तीसरे पे नहीं बिल्कुल दूसरे पे, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल क्लोराइड। क्या बात समझ में आ गई कि आपको, ये जेमिनल है, ये विसिनल है, लेकिन ये डाई है ना, दो है आपस में जुड़े हुए, दो है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि दो फंक्शनल ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं, है ना, दो हैलाइड जुड़े हुए, तो उसकी हम बात करें। ऐसे ट्राई होगा, तीन जुड़े हुए होंगे, है ना, ट्राई हेलो एल्केन, तो ऐसे तीन जुड़ जाएंगे, Cl ऐसे होंगे तो ट्राई हो जाएंगे। पॉली, इससे ज्यादा हो जाएंगे तो पॉली बोल दो, मैं टेट्रा भी नहीं बोल रहा तो पॉली बोल दूंगा। इससे ज्यादा में क्या हो जाएंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन, तो मैं पॉली बोल दूंगा, यानी कि इससे ज्यादा जो लग जाएंगे किसी कार्बन चेन पे वो पॉली हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस, चलते हैं आगे। तो एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट, सेकंड पे चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर सेकंड पे हम आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, तो इसके बेसिस पर हमारे पास फर्स्ट आएगा, वो कौन सा है, CXSP3 बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन sp3 बॉन्ड, तो फर्स्ट कार्बन हेलोजन sp3 बॉन्ड, जैसे कि ये रहा CH3 CH2 C, ये आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ये आ गई होगी बात समझ में, है ना, नोमेनक्लेचर हमने देख ही लिया था। सेकंड पे आ जाओ, फिर क्या आ गया, कार्बन हेलोजन sp2 बॉन्ड। यस, कहानी यहां से समझो जरा, यहां से समझो क्या है, CH3, चलो इसको ऐसे ही सीधा सीधा बोलते हैं, हेलोजन। अब देखो इसको, देखो यहां पर इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना, क्या है, sp2, ये तो आता है ना निकालना, क्या है, ये 1 सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर तो इसमें है नहीं, पाई बॉन्ड हम काउंट करते नहीं, तो ये पाई है, ये पाई, ये सिग्मा और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस पे सिग्मा, तो 3 सिग्मा और 3 को क्या बोलते हैं, sp2, एक s और 2 p हो गए sp3। यस, तो ये आपके पास हो गया है sp2, है ना, एक s और 2 p, 3 हो गई टोटल, तो sp2 हो गया ये। चलिए इसकी बात हो गई अपने पास।
तो इस तरह से होगा। अच्छा, इसकी भी कहानी है अपने पास। अगर ऐसा कोई कार्बन चेन है तो उसको क्या बोलते हैं, और एक यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH2Cl या X, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्या है, sp3 है। अब इसमें भी है, इन दोनों की कहानी है थोड़ी सी, जैसे कि आपने जेमिनल विसिनल की पढ़ी ना, ऐसे इनकी भी कहानी सेम सिचुएशन। अगर ऐसा मतलब यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर इस पे जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। ध्यान रखना, वहां विसिनल था, यहाँ क्या है, विनाइलिक हैलाइड। ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड। और ऐसा है यानी कि अ फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड टू वन नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। A functional group is bonded to one next carbon carbon double bond, one next carbon carbon double bond। इधर से देखोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एक आगे यानी वन नेक्स्ट पर एक आगे पे जो जुड़ा है, सिर्फ एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो छोड़ के उस पे बॉन्डेड हो ना। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी डायरेक्ट इसी पे जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन होगा इस पे कि आपके पास जो बॉन्डेड थे कौन से, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल तो क्या कहानी है, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप, और विसिनल की क्या कहानी है, दो एडजेसेंट कार्बन पर, जस्ट पड़ोसी कार्बन पर, जस्ट एक दूसरे के पड़ोसी पर हैलाइड्स लगे हुए हैं। यहां पर क्या कहानी है कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके एक नेक्स्ट पर हैलाइड लगा हो ना, उसे वेलाइलिक बोलते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट लगा हो उसे विनाइलिक बोलते हैं। आगे बात समझ में। ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम बेंजीन की बात करें, मतलब ये भी तो डबल बॉन्ड ही है ना भाई, ये अगर इस पे डायरेक्ट हैलाइड्स लगा हुआ है ये, तो ये इसकी तरह है, विनाइलिक की तरह है ना, तो इसे बेंजाइलिक बोलते हैं, है ना, सॉरी बेंजीन हैलाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन हैलाइड या हेलोबेंजीन, हैलाइड या हेलोबेंजीन। यहीं पे एक और देखो इस तरह से, ये इसी की कहानी समझाना चाह रहा था मैं। ये तो फिर ये बेंजीन हैलाइड है या हेलोबेंजीन है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, अगर ऐसा ग्रुप है, देखो कार्बन कार्बन वन नेक्स्ट डबल, ये कहां जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट पर है, मतलब इसकी जैसे, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। ध्यान रखना इस पे, इससे क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में भी आया हुआ है और ये 23 में भी आया हुआ है। तो बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक ये है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एलाइलिक है हैलाइड, ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट पर भी है, यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट पर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजाइलिक। तो यहां पर अगर ऐसे बेंजीन के ऊपर CH2 कुछ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे, तो बेंजाइलिक ही बोलेंगे। अगर ये बेंजाइल हैलाइड है तो बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, एल्कोहल है तो बेंजाइल एल्कोहल बोलेंगे, ध्यान रखना। और ये तो डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, इसे बेंजीन हैलाइड बोलेंगे। आई होप कि चारों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जामिनर आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा, नेम देगा, वो भी ये वाली बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आपने बेंजाइलिक हैलाइड बोला है और आपने ये बना दिया तो आप रिएक्शन ही नहीं कर पाओगे, आप रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 होती है, ये रिएक्शन तो SN1 होती है, लेकिन ये नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, है ना। यहाँ तो डायरेक्ट निकल के यहाँ जुड़ेगा, जबकि यहाँ और तो पैरा पर जुड़ेगा, तो कंफ्यूजन होके गलत हो गया सारा का सारा, है ना। तो ध्यान रखना है, तो आपको ये चीजें समझना जरूरी है। और sp है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और क्या है, sp कार्बन कार्बन sp है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे जो होगा, उसकी कोई कहानी नहीं है, कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन sp बॉन्ड, sp बॉन्ड, तो ये हो जाएगा sp। वही इसी जैसी विनाइलिक ही है, लेकिन बस इस पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, sp होगा। क्या होगा, sp होगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में सारी बात समझ में आ गई है, इसका क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक और समझा देते हैं कि नॉर्मली उसको आपने वैसे ही समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। जैसे आपके पास ये है, ये है, ये तो इसको क्या बोलोगे, ये देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, तो इस पे जो जुड़ा फंक्शनल ग्रुप यानी Cl है या हैलाइड है, वो डायरेक्ट किस पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। कैसे पता लगा कि ये कार्बन कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो सर एक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है, प्राइमरी। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा जुड़ा होता, ऐसा और हैलाइड यहां जुड़ा होता, तो किस कार्बन पे जुड़ा है, इस पे। किस पे जुड़ा हुआ है, इस पे। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, अलग अलग कार्बन चेन। ये तो एक ही चेन है भाई। हाँ, इसके इधर एक चेन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, सेपरेट है ना, तो इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी। तो ये हैलाइड भी कौन सा है, सेकेंडरी। और एक होगा टर्सरी, चलो यहां बना देता हूं टर्सरी को, है ना। अगर हैलाइड्स यहां जुड़ा हुआ हो, इस तरह से जुड़ा हुआ हो, यहां इस तरह से जुड़ा हुआ हो हैलाइड, यानी Cl यहां जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा है, टर्सरी। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने से जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बेसिस पर भी हम हैलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसके बेसिस पर। तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन समझा है। नेचर ऑफ बॉन्ड और नोमेनक्लेचर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर हम प्रिपरेशन मेथड जो मेन रोल प्ले करता है इस चैप्टर का, उसको समझेंगे, और फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ करते हुए इसे खत्म करें। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो इसे लाइक कीजिए प्लीज, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट और जो अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।